दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से जो MPPSC के दोस्तों 50 क्वेश्चन रह गए थे, उन्हीं को लेकर में हम आज आए हैं। दोस्तों, आपने अगर MPPSC का पेपर दिया था तो अपने सारे क्वेश्चन मिला लीजिए, आपने कितने सही किए हैं। इसका एक वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है। दोस्तों, यह पेपर 19 जून 2022 को हुआ था। इसमें 200 नंबर का यह पेपर पूछा गया था, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए गए थे। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि 51 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया था। 51, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दी गई है और सूची 2 सहायक नदियाँ या नदियाँ। बेतवा की सहायक नदियाँ कौन सी है? बेतवा की सहायक नदियाँ है यमुना, और क्षिप्रा की नदियाँ सहायक नदियाँ है चंबल, और बैनगंगा की सहायक नदियाँ है गोदावरी। तवा की सहायक नदियाँ है नर्मदा। इनकी आपको सहायक नदियों के बारे में बताना था दोस्तों, इसलिए इसका 2, 1, 4, 3 उत्तर सही होगा। चलिए अब देखते हैं किस में है। 2, 1, 4, 3, 1। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। 2, 1, 4, 3। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है उनका बिल्कुल सही है। इसके बाद 52 नंबर का आता है। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि आपको मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन कहता है मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित होती है। बिल्कुल सही है, लेकिन आपको सही नहीं बताना था। गलत कौन सा है? बी ऑप्शन कहता है ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है। सी ऑप्शन कहता है मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों से वर्षा होती है। यह तीनों सत्य है। और डी ऑप्शन कहता है राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। यह बिल्कुल दोस्तों गलत है, इसलिए इसका डी ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था 53 नंबर का क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन इंदौर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 54 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? दोस्तों, इसका जो डी ऑप्शन है परतदार व औषधि चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। इसके बाद 55 नंबर का पूछा गया था मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, आपसे पूछा गया था। दोस्तों, जो बघेलखंड का पता है उसमें काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, नर्मदा घाटी में और सतपुड़ा सैरडी में काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन जो बघेलखंड का पठार है उसमें काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। इसके बाद अगला पूछा गया था 56वां। मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन कहता है कलचुरी संवत, बी कृत संवत, सी शाक्र संवत, डी
गुप्त संवत। इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन होगा कृत संवत। कृत संवत को विक्रमादित्य ने चलाया था। इसके बाद अगला पूछा गया था 57वां, निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छीट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि छीट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो धार ऑप्शन है बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 58 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है। यानी कि आपको असत्य कथन बताना था। ये ऑप्शन कहता है खाजा एवं भीम नायक भील नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया 1857 का। बी ऑप्शन कहता है स्वतंत्रता सेनानी शंकर साय गढ़ा मंडला राज्य के थे। यह भी बिल्कुल सत्य है। सी रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था। यह भी बिल्कुल सत्य है, 1833 में संघर्ष किया था। डी ऑप्शन कहता है सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी। यह बिल्कुल गलत है दोस्तों, इसलिए इसका डी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। 1857 में दोस्तों इंदौर में नहीं सीहोर में स्थापना की गई थी, इसलिए बिल्कुल गलत है डी। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है उनका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 59 नंबर का, निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है। गोटमार मेला किस जिले में आयोजित होता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, छिंदवाड़ा में। इसके बाद 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको एक कवि दिए हुए हैं और उनकी रचनाएं दी गई हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। हरि शंकर परसाई हंसते हैं रोते हैं रानी नागफनी की कहानी, यह तो बिल्कुल सही है। भवानी प्रसाद गीत फरोज सतपुरा के घने जंगल, हिमतरंगिणी, जो हिमतरंगिणी है यह माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, इसलिए दोस्तों इसका बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। और गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है, और केशवदास का रस प्रिया और कवि प्रिया इनकी रचना है, इसलिए इसका जो गलत ऑप्शन है बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों 61 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, एच.बी. पाटस्कर, बी दूसरा निरंजन नाथ बंचू, तीसरा सत्यनारायण सिन्हा, चौथा केसी रेड्डी। सही उत्तर का चयन कीजिए, दिए गए कूट से कीजिए। दोस्तों यह कूट दिया गया है, इनमें से कौन सा सही उत्तर सही है। केवल 2 और 3 सही है। इसका जो निरंजन नाथ बंचू है और सत्यनारायण सिन्हा है वे बिल्कुल सही है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 62 नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे। दोस्तों इसका जो बी ऑप्शन है गोविंद नारायण सिंह, ये सदन के नेता नहीं रहे। इसके बाद 63 नंबर का पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पर रहे। इसका जो बी ऑप्शन है कुंजीलाल दुबे बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों
64 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ए ऑप्शन कहता है खंड विकास अधिकारी, बी ग्राम पंचायत का सचिव, सी इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। यह तीनों गलत है। जो इसका डी ऑप्शन है वह कहता है इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच। डी बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 65 नंबर का क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं? पहला सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा कृषि समिति, तीसरा शिक्षा समिति। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। जो इसका डी ऑप्शन है 1, 2, 3 तीनों ही सही है। जिन बच्चों ने डी लगाया है उनका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 66 नंबर का क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इसलिए इसका ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 67वां विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप अपने सारे ऑब्जेक्ट मिला लीजिए दोस्तों, आप अपने सारे क्वेश्चन मिला लीजिए, आपके कितने सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 68वां श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है? दोस्तों यह बुंदेलखंड की है श्री राम सहाय, इसलिए बुंदेलखंड में राई नृत्य सबसे ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए यह राई नृत्य से संबंधित है। यह ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद 69 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। श्रीमती दुर्गाबाई व्यास किस जनजाति कला से संबंधित है? जो दुर्गाबाई व्याम थी वह किस जनजातीय कला से संबंधित है? दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, गौड़ शैली से संबंधित है और भील शैली से संबंधित है भूरीबाई। यह पिछली साल दोस्तों पूछा गया था और अगली साल पूछा जाएगा। बैगा शैली से संबंधित है जोधाबाई। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए। 2023 में जब आपका MPPSC का क्वेश्चन होगा तो बैगा शैली से ही पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। सुमेलित कीजिए जिला संभावित उत्पाद। बालाघाट में क्या उत्पादन होता है? इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, कोदो कुटकी। और बैतूल में सागौन उत्पन्न होता है, सागौन के पेड़ पाए जाते हैं। और खरगोन में मिर्चा एवं मिर्ची उत्पादन होता है। नरसिंहपुर में तुअर दाल एवं गुड़। इसलिए दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा DCBA। इसका जो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, DCBA। जिन बच्चों ने डी लगाया है उनका बिल्कुल सही है। इसके बाद 71 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, अखिल भारतीय संघ। 72 नंबर का पूछा गया था। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, इसलिए इसका
बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। इसके बाद 73 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति का आशय होना चाहिए। इसके बाद 74 नंबर का पूछा गया था, भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति भी शामिल होता है, राज्यसभा भी शामिल होती है और लोकसभा भी शामिल होती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा दोस्तों। इसके बाद 75 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अप्रत्यक्षता को समाप्त करता है, यानी कि छुआछूत को समाप्त करता है, यानी कि अनुच्छेद 17 छुआछूत के बारे में प्रतिबंध लगाता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 76 नंबर का पूछा गया था, सारगेसो सागर कहाँ स्थित है? सारगेसो सागर कहाँ स्थित? इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसके बाद 77 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? इसका जो सी ऑप्शन है सुएज नहर बिल्कुल सही है। इसके बाद 78 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन बलित पर्वत नहीं है? इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सियारा नेवादा, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? दोस्तों मैकमोहन रेखा किन दो देशों को विभक्त करती है? भारत और चीन को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है, इसलिए इसका ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रंक किसी संबंधित है, यानी कि ट्रक किसी संबंधित है? दोस्तों यह साग सब्जी से संबंधित है, इसलिए इसका ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। इसके बाद 81 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नेता प्रतिपक्ष शामिल है। इसके बाद 82 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य के प्रमुख चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है दोस्तों, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 83 नंबर का पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होगा। इसका तीसरा कहता है, कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। इसका जो तीसरा है बिल्कुल गलत है, इसका पहला और दूसरा सही है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला तथा दूसरा। इसके बाद दोस्तों 84 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम 5 सदस्य होते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। इसके बाद 85 नंबर का पूछा गया था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी
मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित है। दोस्तों राष्ट्रपति में निहित है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 86 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, मुद्राक्ष के रचयिता कौन है? मुद्राक्ष के रचयिता विशाखा दत्त है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? दोस्तों सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? इसका जो बी ऑप्शन है पीपल, बिल्कुल सही है। पीपल वृक्ष की आकृति मिली थी। इसके बाद 88 नंबर का पूछा गया था, किसकी प्रशंसनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्व सहायता का विकास थी? इसका जो बी ऑप्शन है चोल वंश, बिल्कुल सही है। इसके बाद 89 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? दोस्तों राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 90 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था? चंदेल राजा, दोस्तों जो विद्याधर है यह एक चंदेल राजा है, इसलिए इसका सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 91 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं? दोस्तों पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम, स्पाईवेयर, इसका जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, इसलिए डी ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद 92 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है? दोस्तों इसे स्पूफिंग कहते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों 93 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है वह कौन सा है? यानी कि आपसे 93 नंबर का क्वेश्चन कहता है, नेटवर्क वातावरण में डॉट डॉट जो सर्वर नहीं है वह नेटवर्क सर्वर होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। इसके बाद 94 नंबर का पूछा गया था, डॉट डॉट एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? दोस्तों जो ग्रिड है इसका सही आंसर होगा, ग्रिड एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, इसलिए इसका डी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, ग्रिड। इसके बाद अगला पूछा गया था 95, सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है? इसका जो सी ऑप्शन है ज्ञान, ज्ञान को ही सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 96 नंबर का क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, इसलिए इसका सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, 1984। इसके बाद दोस्तों अगला पूछा गया था 97 नंबर का क्वेश्चन, सटोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? यानी कि जो सटोली कोशिकाएं होती हैं वह मनुष्य के किस अंग में पाई जाती हैं? वृषण, इसका डी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, वृषण में सटोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके बाद 98 नंबर का पूछा गया था, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि आपको यूनिसेफ के मुख्यालय के बारे में बताना था, यह कहाँ पर है? यह दोस्तों न्यूयॉर्क में है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, न्यूयॉर्क। इसके बाद 99 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्त्रावित होता है? दोस्तों यह आमाशय में स्त्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
इसके बाद 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनता या कमी से होता है। यानी कि जो स्कर्वी रोग है किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों यह MPPSC में 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप अपने सारे क्वेश्चन मिला लीजिए, अगर आपने MPPSC का एग्ज़ाम दिया है कितने आपके सही है। और दोस्तों आप अगली साल अगर एग्ज़ाम देना चाहते हो तो एग्ज़ाम का पैटर्न देख लीजिए, एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइए, जो इसका सेकंड पेपर होता है रीजनिंग, मैथ और हिंदी का, वह भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर आपको सॉल्व क्वेश्चन उसके करवा दूँ। आप हमें कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिए। दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको PDF भी उपलब्ध करा दी जाएगी। आप हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हो, हम अपना आपको WhatsApp नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।